वेलकम टू कोडिंग ओटीटी। बूटस्ट्रैप चैप्टर 7 है। ये लेआउट देखिए, इसी को हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। चैप्टर 1 to 6 में आपने जितना पढ़ा है ना, उसी के आधार पे हम इसको बनाएंगे। इसके अंदर और भी कई सारी नई चीज़ें आप बूटस्ट्रैप की सीखोगे। अगर आप बूटस्ट्रैप शुरू से पढ़ते आ रहे हो ना, तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि बूटस्ट्रैप CSS के कोड को बहुत ज़्यादा हद तक रिड्यूस कर देता है। जहाँ पे आप पहले HTML CSS के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कोड लिखते थे, अलग अलग पेजेस बनाते थे, वहाँ पे बूटस्ट्रैप के अंदर एक ही पेज में लगभग सारा काम हो ही जाता है आपका। CSS में जो कोड आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लिखते थे, आप देखते होइएगा कि बूटस्ट्रैप में बहुत कम मात्रा में आपको लिखना पड़ता है और सारी चीज़ें आपकी हो जाती है। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा बूटस्ट्रैप का प्लेलिस्ट है, वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स इस नाम से प्लेलिस्ट है, वहीं से पढ़ना शुरू कीजिएगा। जिसके बाद जो वीडियो पढ़ने की आवश्यकता है ना, उसमें सीक्वेंस ऑर्डर में डिफाइंड है, आपकी अच्छी ट्रेनिंग होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। धन्यवाद। ये ओरिजिनल वेबसाइट है जिसको मैं देखकर बना रहा हूँ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट दोनों जगह पे है, वहाँ से ओपन कर लीजिएगा ताकि आप राइट क्लिक करके इस फोटो को डाउनलोड कर सको। तो मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ, क्योंकि प्रॉपर प्रोजेक्ट के रूप में इसको हम हैंडल करेंगे। तो इसका मैंने नाम डिफाइन कर दिया project-1। इसके अंदर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लीजिए इमेजेस के नाम से, और इसके अंदर इसको सेव कर दीजिए, जैसे मैंने मोबाइल के नाम से इसको सेव कर दिया। तो नोटिस कीजिए डेस्कटॉप पे एक project-1 के नाम से फोल्डर है, इसी में हम सारा सोर्स कोड रखेंगे बूटस्ट्रैप का। क्योंकि जब भी प्रोजेक्ट मेंटेन करते हैं ना, तो एक ही फोल्डर में सारा सोर्स कोड होता है और सारा इमेज होता है, या वीडियो होता है, या ऑडियो होता है। इसलिए मैंने प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंटेशन ऐसे कर लिया। बिल्कुल स्क्रैच से करने वाले हैं, सब कुछ आप शुरू से सीखोगे। और हाँ, ये पीछे के वीडियो के आधार पे ही आपको बताया जा रहा है। अब तक बूटस्ट्रैप का 6 चैप्टर्स आप मुझसे पढ़ चुके हो, तो जितना 6 चैप्टर्स मिलाकर अब तक आपने मुझसे सीखा है ना, वही सब कुछ का इस्तेमाल करके मैं इस डिज़ाइन को प्रिपेयर करने वाला हूँ। और कम्प्लीटली ये रिस्पॉन्सिव होगा। ये देखिए, फ़ोन पे जाते ही ये ब्रेक हो गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। और हाँ, हमारे प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी फॉलो कीजिए। कंप्लीट डिफरेंट वीडियो आपको यहाँ से वहाँ देखने को मिलेगा। VS कोड में आ जाइए, फाइल में जाइए, ऐड फोल्डर टू वर्क स्पेस को चूज़ कीजिए। ये project-1 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। सबसे पहले होम पेज क्रिएट करेंगे, यानी कि index.html। तो देखिए, प्रोजेक्ट वाले फोल्डर के अंदर, यानी कि project-1 फोल्डर के अंदर मैंने index.html को क्रिएट किया। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, राइट कर लीजिए। व्यू पोर्ट डिफाइन करना कंपलसरी है, तभी आप रेस्पॉन्सिव से रिलेटेड काम कर पाओगे। रेस्पॉन्सिव तभी काम करता है जब आप व्यू पोर्ट का डिक्लेरेशन किए होंगे। अगर मैं यहाँ पे H1 का इस्तेमाल करूँ और इसमें मैं राइट कर दूँ कोडिंग OTT, और नोटिस कीजिए H1 में मैं क्लास का वैल्यू दे देता हूँ text-danger। क्या टेक्स्ट कलर होगा? जनरली ये बूटस्ट्रैप का क्लास है जो टेक्स्ट को कलर करता है। सेव करके रन करते हैं। याद रखिए, लाइव सर्वर मोड में रन कीजिएगा। राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर मोड। ऐसे रन करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही आप पेज में कोई चेंजेस करोगे, जैसे देखिए मैंने पेज में कुछ और भी ऐड कर दिया इस तरीके से, तो सेव करते ही आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। आपको पेज रिलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप लाइव सर्वर मोड में रन करते हो तो राइट क्लिक करने पे लाइव सर्वर मोड का ऑप्शन अगर आपको ना दिखे ना, तो Ctrl+Shift+X दबाइएगा और यहाँ पर सर्च कर लीजिएगा लाइव सर्वर। ठीक है। और जो फर्स्ट लिंक आएगा ना, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये जो राइट क्लिक करने पे ये ऑप्शन आ रहा है ना, वो दिखना शुरू हो जाएगा। इसको अगर कट करना है ना, तो फिर से Ctrl+Shift+X दबाइएगा या Ctrl+Shift+E दबाइएगा, समझे? तो अपने आप ये पहला वाला जो एरिया था ना, वो आ जाएगा आपके सामने। इसको कहा जाता है एक्सप्लोरर। नोटिस कीजिए, टेक्स्ट का कलर चेंज नहीं हुआ। ऐसा क्यों? ब्राउज़र को बूटस्ट्रैप के बारे में जानकारी नहीं होती, इस वजह से बूटस्ट्रैप का कोई भी कोड बिना बूटस्ट्रैप के CDN का काम नहीं करेगा। CDN क्या होता है? बूटस्ट्रैप का लिंक जो आपके वेब पेज में या आपके ब्राउज़र को बताएगा कि हाँ, बूटस्ट्रैप में क्या लिखने से
क्या होना चाहिए। तो ये तभी काम करेगा जब आप बूटस्ट्रैप का लिंक यानी कि सीडीएन इस पेज में इस्तेमाल करोगे। तो बूटस्ट्रैप का सीडीएन कैसे निकालेंगे, ऐसे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये देखिए ये पहला सीडीएन है, इस पर क्लिक करके कॉपी कीजिए और टाइटल के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। फिर इसके बाद ये दूसरा सीडीएन है, इस पर क्लिक करके कॉपी कीजिए और इसके ठीक बाद पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों सीडीएन यहाँ रखिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये जो व्यू पोर्ट है ना इसी के ठीक नीचे इस तरीके से। अब देखिए अब अगर मैं सेव करूँगा ना तो ये टेक्स्ट डेंजर काम करेगा। ये देखिए काम किया। पहले ब्राउज़र को पता नहीं था कि टेक्स्ट डेंजर का मतलब क्या होता है, लेकिन ये सीडीएन देते ही ब्राउज़र को मतलब पता चल गया, इसलिए आपको फ़र्क दिखा। सीडीएन का फुल फॉर्म होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये एक प्रकार का लिंक होता है जो सोर्स कोड को आपके वेब पेज में इंजेक्ट करता है। मतलब ये जो लिंक टैग से आपने सीडीएन इस्तेमाल किया है ना, ये सीएसएस का कोड बूटस्ट्रैप से रिलेटेड आपके वेब पेज में डाल देगा, यानी कि ब्राउज़र को बता देगा। और ये जो आप देख रहे हो ना स्क्रिप्ट टैग से ये वाला लिंक, ये जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोड आपके ब्राउज़र को देगा, जो बूटस्ट्रैप स्पेशली आपको देता है काम करने के लिए। तो उन सब चीज़ों के बारे में डीपली और आगे आप जानोगे जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे मुझसे। अभी चलिए अभी हम काम की शुरुआत करते हैं। हमने सेटअप कर लिया, अब जानते हैं कि इस लेआउट को कैसे बनाया जाए। इसको नोटिस कीजिए, एक लेफ्ट में है और एक राइट में है, इसका मतलब ग्रिड बनेगा, रो और कॉलम्स बनेगा। तो डिव टैग को शुरू कीजिए। रो बनाने के लिए क्लास का वैल्यू सेट कर देंगे रो। कितना कॉलम होगा, 2 कॉलम, एक बाएं और एक दाहिने। तो डिव क्लास का वैल्यू सेट कर देंगे कोल। फिर अगला डिव को शुरू कीजिए, इसमें भी क्लास का वैल्यू सेट कर देंगे कोल। तो कोल -1 से लेकर 12 तक दे सकते हो अगर आपको विड्थ इसका बढ़ाना घटाना है तो। अगर आपको विड्थ इक्वली डिवाइड करके रखना है ना तो आप कोल -1 2 3 4 देने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आप विड्थ नहीं दोगे ना तो कंटेंट जब आप फिट करोगे ना ग्रिड के अंदर तो अपने आप विड्थ बढ़ेगा घटेगा। लेकिन देखिए दोनों का विड्थ अभी बराबर है, दोनों डब्बा का विड्थ इक्वली डिवाइडेड है। तो आप क्या करोगे, कोल 6 दे दो, कोल 6 दे दो। कोल 6 का मतलब हो गया 50% विड्थ इसका हो जाएगा, 50% इसका हो जाएगा। सब कुछ समझ में आ रहा होगा अगर आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो तो। अब देखिए बाएं साइड में हमको ये दिखाना है, तो बाएं साइड में ये डब्बा दिखेगा और दाहिने ये दिखेगा। तो बाएं साइड वाले डब्बे के अंदर जाइए, H1 को शुरू कीजिए और H1 के बीच में इसको राइट कर दीजिए। मैंने कॉपी करके ऐसे पेस्ट कर दिया। फिर ये क्या है, पैराग्राफ है, तो इसी H1 के ठीक नीचे P टैग को शुरू करके इसमें पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद ये क्या है, ये दोनों फोटो है। तो फोटो देखिए एक ही लाइन में 2 फोटो है ना, तो इसका मतलब इसको सेपरेट एक डिव से बंद करेंगे, समझे। एक ही फोटो होता ना तो सीधे IMG शुरू करते, लेकिन एक ही लाइन में एक से ज़्यादा फोटो है इसलिए दोनों को अलग अलग सेपरेट डिव में बंद करेंगे। मुझे ये दोनों फोटो चाहिए। तो आप ऐसा करो, images.google.com को ओपन करो और यहाँ पे सर्च करो ऐप स्टोर लोगो, एंटर प्रेस कीजिएगा। ये रहा ऐप स्टोर का लोगो, आप इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करके सेव इमेज एज कीजिएगा। कहाँ पे सेव करेंगे इसको, डेस्कटॉप पे प्रोजेक्ट 1 इमेजेस फोल्डर के अंदर। मैंने इसका नाम डिफाइन कर दिया ऐप-स्टोर। कभी भी फाइल के नेम में स्पेस नहीं देंगे, हाइफन देंगे, अच्छा प्रैक्टिस होता है। अब गूगल प्ले का चाहिए लोगो, तो गूगल प्ले लोगो सर्च कीजिए, ऐसे ढूंढिए, ये है शायद मैच कर रहा है, नहीं ये वाला, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इसको भी डाउनलोड करेंगे, सेव इमेज एज कीजिएगा प्रोजेक्ट 1 इमेजेस फोल्डर के अंदर। मैंने इसको सेव कर दिया Google-Play के नाम से। ओके ठीक है, अब इन दोनों फ़ोटो को सेट कीजिए। तो IMG टैग शुरू करेंगे, SRC के वैल्यू में आप ऐसे डिफाइन कर दो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर appstore.jpg है। फिर इसके बाद अगला IMG टैग को शुरू कीजिए, SRC फोल्डर के अंदर आप डिफाइन कर दो कि इमेजेस फोल्डर के अंदर googleplay.webp है। तो फ़ोटो देख लेते हैं कि उसका एक्सटेंशन कोड क्या है। पहले वाले का JPG था, दूसरे का WebP है, तो उसी हिसाब से देंगे यहाँ पे। हो सकता है आप डाउनलोड करो आपको किसी और एक्सटेंशन में मिले, काफ़ी बड़ा दिखा। अब पहले आप छोटा कर लो इसको। तो छोटा करने के लिए HTML का ही फ़िलहाल विड्थ इस्तेमाल कीजिए। मैंने 150 पिक्सल विड्थ दे दिया, पहले फ़ोटो का आ गया। फिर इसके बाद ये जो दूसरा फ़ोटो है ना, इसका भी विड्थ मैं सेट कर देता हूँ 150 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। तो 150 पिक्सल इससे मैच नहीं कर रहा है, इसके लेवल में हमको सेट करना है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, 180 करेंगे, थोड़ा सा और बढ़ेगा 185 करेंगे।
ठीक है, इसके लेवल में आ गया। ओके, अब फ़ोटो सेट करते हैं। फ़ोटो सेट करते हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। नोटिस कीजिए फ़ोटो किस साइड है, राइट साइड है ना, तो इसका मतलब अगला जो कॉल 6 है ना उसमें फ़ोटो का कोड होगा, क्योंकि राइट में फ़ोटो दिखाना है आपको। इस तरीके से फ़ोटो लॉक कीजिए इमेजेस फोल्डर के अंदर। फ़ोटो का नाम क्या है, mobile.png। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए कुछ ऐसा दिखा, लेकिन एक प्रॉब्लम आप नोटिस करो, आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखा। याद रखिए, अगर आपके डिज़ाइन में हॉरिजॉन्टल वेब पेज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ रहा है ना, तो ज़रूर डिज़ाइन में कहीं ना कहीं कोड इश्यूज़ है। मतलब कि आपने कोड करने का जो पैटर्न इस्तेमाल किया है ना वो कहीं ना कहीं गलत होगा। ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए। आप क्या करोगे, जब भी ग्रिड बनाओगे ना रो और कॉलम्स, उसको सेपरेट एक डिव से बंद कीजिएगा पहले, समझे। और उस डिव में क्लास का वैल्यू आप दे देना कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। सेव करके रन कीजिए। ये देखिए कंटेनर देने पे ये नीचे का स्क्रॉल बार नहीं आना चाहिए, लेकिन अभी भी आ रहा है। इसका मतलब ये फ़ोटो जो है ना इसका विड्थ काफ़ी बड़ा है। तो ऐसा कीजिए, जितना कॉलम का विड्थ होगा ना उतना फ़ोटो का अरेंज कर दीजिए। तो ये जो फ़ोटो होगा आपका, ये वाला राइट वाला, आप इसमें क्लास का वैल्यू या HTML के विड्थ को 100% कर सकते हो। आप 100% वाला क्लास वैल्यू मुझसे पढ़ चुके हो, इसलिए मैं उसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। तो क्लास का वैल्यू मैंने W100 दिया, तो अपने आप इस IMG का विड्थ कितना हो जाएगा, 100%। मतलब जितना कॉलम का विड्थ होगा उतना ही विड्थ इसका सेट हो जाएगा। सेव करके रन कीजिए, हो गया सेट। अब देखिए नीचे का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार चला गया। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार ऐसा नहीं है कि विड्थ कम करने पे गया, नहीं, जो आपने रो और कॉलम को कंटेनर के अंदर बंद किया ना उसकी वजह से जा रहा है। अगर आप कंटेनर के अंदर रो और कॉलम को बंद नहीं करोगे ना, जैसे देखिए अभी मैंने हटा दिया, तो आपको फिर से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार दिखने लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कभी भी ग्रिड जो होगा ना वो या तो कंटेनर के अंदर बंद होगा, नहीं तो कंटेनर फ्लूइड के अंदर बंद होगा। जैसे अभी देखिए, अगर मैं कंटेनर फ्लूइड के अंदर बंद करूँगा ना तो ये यहाँ से दिखेगा, पेज के शुरुआत से फुल विड्थ में दिखेगा आपका जो ग्रिड होगा वो। और सीधे कंटेनर से बंद कीजिएगा तो थोड़ा सा जगह छूट कर आपको दिखेगा। ये सब कुछ पढ़ चुके हो आप मुझसे। ओरिजिनल डिज़ाइन को देखिए, ये सब कुछ सेंटर में है वर्टिकली। तो जिस तरीके से आप डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़ करते हो ना, यहाँ भी आप कर सकते हो डिस्प्ले फ्लेक्स का यूज़। कैसे, ध्यान दीजिए, ये किस में बंद है, ये जो सारा H1 है, डिव है, ये सब किस में बंद है, इसमें बंद है। तो आप इसमें फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्स का इस्तेमाल करने के लिए ऐसे राइट कीजिएगा D-फ्लेक्स, इसका मतलब हो गया डिस्प्ले फ्लेक्स क्लास वैल्यू ऐड हो जाएगा। देखिए सब हॉरिजॉन्टली दिखने लगा। अब इसको वर्टिकल में कन्वर्ट कीजिए। तो जनरली CSS में आप फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते थे, यहाँ पे आप राइट करना फ्लेक्स कॉलम। तो ऐसा करने से क्या होगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कॉलम में। मतलब जो फ्लेक्स की वजह से हॉरिजॉन्टल दिख रहा था ना डिस्प्ले फ्लेक्स की वजह से, अब वो वर्टिकल दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसको सेंटर में कीजिए। तो जस्टिफाई -content-center, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो हॉरिजॉन्टली सेंटर में दिखता है, लेकिन अभी आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया, कॉलम कर दिया, तो ये उल्टा काम करेगा। अब ये वर्टिकली सेंटर में दिखाएगा। देखिए आ गया सेंटर में। अब सबके बीच में गैप मेंटेन कीजिए। तो गैप मेंटेन करने के लिए गैप का वैल्यू आप 1 से लेकर 5 तक दे सकते हो। गैप 1 मैंने दिया तो सबके बीच में वर्टिकल स्पेस आ जाएगा। अगर आप 5 दोगे तो सबसे ज़्यादा स्पेस मेंटेन होगा। ये देखिए 5 ज़्यादा है, 4 आप कर दो, थोड़ा कम हो जाएगा, 3 कीजिए और कम होगा। मतलब 1 से लेकर 5 तक का वैल्यू आप दे सकते हो गैप में, तो सबके बीच में गैप दिखेगा। अब थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिए। जैसे ये H1 है ना, आप चाहते हो H1 का फॉन्ट साइज बढ़ाना, तो आपके लिए इस तरीके का कुछ क्लास वैल्यू मिलता है डिस्प्ले 1। तो डिस्प्ले 1 से काफ़ी बड़ा दिखेगा। डिस्प्ले 2 कीजिएगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। डिस्प्ले 3 कीजिएगा तो और छोटा होगा। डिस्प्ले 4 कीजिएगा तो और छोटा हो जाएगा। डिस्प्ले 5 कीजिएगा तो और छोटा होगा, और डिस्प्ले 6 कर दीजिएगा तो और छोटा होगा। तो डिस्प्ले से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ेगा घटेगा, समझे। सबसे बड़ा साइज़ है डिस्प्ले 1, मैक्सिमम छोटा आप कितना कर सकते हो, डिस्प्ले 6 तक। तो मैं काम करता हूँ डिस्प्ले 3 का इस्तेमाल कर लेता हूँ, क्योंकि 3 वाला साइज़ सफिशिएंट लग रहा है, ठीक दिख रहा है मुझे। अब इसको मोटा दिखाना है मुझे,
तो मोटा दिखाने के लिए जनरली बूट स्ट्रैप में क्लास वैल्यू होता है फॉन्ट वेट बोल्ड, लेकिन फॉन्ट वेट बोल्ड काम नहीं करेगा अगर आप डिस्प्ले का इस्तेमाल किए हुए होंगे पहले से। तो आपको यहाँ पे इनलाइन स्टाइल सेट का इस्तेमाल करना होगा और फिर आप कस्टम CSS की सहायता से फॉन्ट वेट का वैल्यू बोल्ड सेट कर देना, तब ये बोल्ड हो जाएगा। और कम करना है ना, तो ये जो बोल्ड है ना इसको कम कीजिए, न्यूमेरिक वैल्यू दीजिए, जैसे मैंने 400 दिया, देखिए थोड़ा सा कम मोटा हो गया। 500 दीजिए तो थोड़ा और मोटा हो जाएगा। तो इतना मोटा परफेक्ट है, सही है, इतना रहने देते हैं। अब थोड़ा इस पे काम कीजिए, ये जो P टैग है ना इस पे इसका कलर वगैरह चेंज कर दीजिए। तो मैं इसका कलर डिफाइन कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन सेकेंडरी, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, समझे, टेक्स्ट सेकेंडरी राइट करने पे। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है, तो आप कैसे मेंटेन करोगे? पहला तरीका है कि आप इसमें मार्जिन राइट पास कर दो, ये जो पहला वाला इमेज है ना उसमें, तो राइट में जगह बन जाएगा। तो मार्जिन राइट के लिए लिखते हैं ME यानी कि मार्जिन एंड। अगर आप 5 दोगे तो ज़्यादा होगा, और कम चाहिए तो 4 कीजिए, और कम चाहिए 3 कीजिए। तो 1 से लेकर 5 तक आप दे सकते हो, मैंने 2 दिया। तो देखिए 2 के अकॉर्डिंग ऐसा दिखा। यहाँ देखिए जो फ़ोटो है ना इसका हाइट काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से इस पेज का जो लंबाई है ना वो बहुत बड़ा हो गया, तो इसको ठीक करेंगे। ये रहा वो फ़ोटो। हाइट के लिए क्लास वैल्यू है, लेकिन वो परसेंटेज में हाइट बढ़ाएगा, हमें पिक्सल में इसका हाइट बढ़ाना घटाना है, समझे। तो उसके लिए मैं स्टाइल का इस्तेमाल करता हूँ और हाइट प्रॉपर्टी का वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया 700 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। अजीब सा दिख रहा है, एक काम कीजिए, विड्थ को हटा दीजिए, तो जितना हाइट है ना उसके आधार पे अपने आप विड्थ अरेंज हो जाएगा। अगर आप सिर्फ विड्थ दोगे तो अपने आप हाइट अरेंज हो जाएगा, सिर्फ हाइट दोगे तो अपने आप विड्थ अरेंज हो जाएगा, समझे। अब थोड़ा सा इसको ऊपर से नीचे मूव कर दीजिए। पहला तरीका है कि हम इस IMG में मार्जिन पास करें, दूसरा तरीका है कि हम इसके अंदर पैडिंग दे दें, समझे। तो बेहतर होगा इसी IMG को आप मूव कर लो ऊपर से। तो आप क्लास का वैल्यू यहाँ पे सेट कर देना, मार्जिन टॉप मैंने 5 दे दिया, तो 5 के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे मूव हो गया। अब इससे ज़्यादा तो आप मूव नहीं कर सकते हो बूट स्ट्रैप से, इससे ज़्यादा मूव करना है तो फिर आप इनलाइन स्टाइल सेट से मूव करोगे। तो एक काम कीजिए, मुझे इससे ज़्यादा मूव करना है, तो आप यहाँ पे इनलाइन स्टाइल सेट में मार्जिन हाइफन टॉप का इस्तेमाल कर लो। मैंने राइट कर दिया 200 पिक्सल, बहुत ज़्यादा मूव हो गया 200 पिक्सल। 100 पिक्सल ही मूव कीजिए इसको, ठीक है, लगभग 100 पिक्सल सही है। अब थोड़ा सा इसका रेस्पॉन्सिव देखिए, फ़ोन पे जाते ही एक कॉल्यूम के नीचे दूसरा हो जाना चाहिए, मतलब कि कॉल्यूम ब्रेक हो जाना चाहिए फ़ोन पे जाते ही। तो फ़ोन पे जाते ही कॉल्यूम का विड्थ 100% कर दीजिए, अपने आप ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो कोल 6 है ना, आप इसमें ऐसे राइट करो, कोल MD-6, यहाँ भी राइट कर दीजिए कोल MD-6। तो अभी ऐसा करने से क्या होगा, डेस्कटॉप पे वैसे ही दिखेगा जैसे पहले दिख रहा था, मतलब ये जो कोल MD-6 है ना ये डेस्कटॉप पे काम करेगा। अब आप सीधे जो राइट करोगे ना बिना MD लगाए हुए, वो फ़ोन पे काम करेगा। तो कोल 12 मैंने यहाँ पास कर दिया, कोल 12 यहाँ, तो कोल 12 का मतलब हो गया विड्थ 100%। तो विड्थ 100% दोनों डिव का फ़ोन पे काम करेगा, लेकिन जो MD के साथ आपने लिखा है ना 6 यानी कि 50% विड्थ, वो सिर्फ आपका डेस्कटॉप पे काम करेगा। अभी देखिए डेस्कटॉप पे कोल MD-6 काम कर रहा है, यानी कि 50% इसका 50% इसका, लेकिन जैसे ही आप फ़ोन पे जाओगे इसके नीचे ये दिखेगा, क्योंकि फ़ोन पे जाते ही ये 100% हो गया। तो अब तो जगह है नहीं पेज में, अपने आप वो नीचे दिखेगा, कुछ ऐसा दिखा। ये फ़ोटो इधर आ जाना चाहिए था, लेकिन सही से ये फिट नहीं हो रहा है। हो सकता है फ़ोटो में कुछ इश्यूज़ होगा। फ़ोटो में इशू है ये कैसे पता चलेगा, जो आपका फ़ोटो है ना आप उसी फ़ोटो में बॉर्डर देकर देखोगे। तो ये इनलाइन स्टाइल सेट है, मैं इसमें इनलाइन स्टाइल सेट की सहायता से इस तरीके से बॉर्डर देता हूँ। मैंने फ़ोटो में बॉर्डर दिया, नोटिस कीजिए फ़ोटो का एरिया ही यहाँ तक है, फ़ोटो का जो कैनवास है ना वो यहाँ तक है, जबकि फ़ोटो का कैनवास उतना ही होना चाहिए था जितना ये मोबाइल आपको दिख रहा है। इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे सिचुएशन में हम फोर्सफुली उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। ऐसे सिचुएशन में आप फ़ोटोशॉप से इस चीज़ को ठीक करोगे। तो जो भी फ़ोटोशॉप का वर्जन है ना उसको ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर से ये फ़ोटो निकालोगे और इस फ़ोटो को फ़ोटोशॉप के पेज पे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिएगा। तो ऐसा करने से ये फ़ोटो आपका यहाँ पे फ़ोटोशॉप में दिखना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं कितना गलत तरीके से फ़ोटो को बिठाया गया है। अब इसको ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, क्रॉप टूल आपको दिखेगा, जो भी वर्जन है आपका फ़ोटोशॉप का आपके पास होगा ना वो दिखेगा, उसमें क्रॉप टूल ढूंढिएगा। तो क्रॉप टूल से इसको
सही से इसका एरिया सेलेक्ट कीजिए, जहाँ तक आपका फ़ोन है ना वहीं तक का एरिया चूज़ कीजिए सही ढंग से, एकदम थोड़ा सा जगह छोड़िएगा लेफ़्ट में और राइट में इस तरीके से, और टॉप बॉटम में देख रहे हैं ना चारों दिशा से हल्का हल्का जगह छूटा हुआ है, ऐसे करना है। इतना करने के बाद फाइल में जाइएगा, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब दिख जाएगा आपको। आप इसी में PNG को चूज़ कर लेना, यहाँ पे PNG 8 या PNG 24 किसी को भी चूज़ करेंगे और सेव कीजिए। सेव कीजिएगा कहाँ, उसी प्रोजेक्ट के अंदर, यानी कि प्रोजेक्ट 1 वाले फोल्डर में इमेजेस के अंदर mobile.png के नाम से इस तरीके से रिप्लेस कर दीजिएगा। तो जो ओरिजिनल फ़ोटो था ना फ़ोन का आपके प्रोजेक्ट के अंदर वो चला गया, अभी जो हमने मॉडिफाई किया ना वो वाला फ़ोटो आया। अब देखिए अब ये फ़ोटो कैसा दिख रहा है। अब अगर आप यहाँ पे जाते हो ना तो कुछ अलग तरीके से इसका रेस्पॉन्सिव मेंटेन होगा। अब आप इस बॉर्डर को हटा दो, ऐसे रिमूव कर दीजिए बॉर्डर को यहाँ से, ठीक है। ये मुझे सेंटर में दिखाना है, लेकिन पहले डेस्कटॉप पे ठीक करना होगा। डेस्कटॉप पे ये सेंटर में दिखेगा तभी तो फ़ोन पे भी आप सेंटर में दिखा पाओगे। तो डेस्कटॉप पे इसे सेंटर में करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, ये जो मार्जिन टॉप आपने दिया है ना ऊपर से 100 पिक्सल, इसको तो आप हटाओ, क्योंकि फ़ोटो पहले सही नहीं था इसलिए हमें मार्जिन टॉप देना पड़ा था। अब इसको सेंटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका डिव है ना कॉलम वाला, पहले आप इसमें BG-danger पास करो ताकि दिखाई दे सही ढंग से। दिखा। अब इसमें इतना जगह बाकी है ना तो आप इसमें फ्लेक्स मेंटेन करो। फ्लेक्स मेंटेन करने के बाद justify-content- सेंटर पास कर दीजिए। तो ऐसा करने से हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ जाएगा ये फ़ोटो। ओके, नहीं आया, सॉरी। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए क्लास वैल्यू देते हैं D-flex, तब लागू होगा फ्लेक्स। ये देखिए आ गया हॉरिजॉन्टली सेंटर में। अब आप BG-danger को हटा दो, वो देखने के लिए सिर्फ दिया गया था। अब पैडिंग दीजिए ऊपर में, ये जो आपका डिव है ना इसमें आप पैडिंग दो टॉप और बॉटम से। तो मैंने यहाँ पे PT इस्तेमाल किया, PT5 यानी कि पैडिंग टॉप 5। तो ऊपर की दिशा में आपको जगह दिखेगा ऐसा करने से। नीचे में भी आप दे सकते हो उतना ही, तो आप ऐसा करो PB5 नीचे में दे दो, यानी कि पैडिंग बॉटम आप नीचे में दे देना ऐसे। अब इससे ज़्यादा इसको रेस्पॉन्सिव नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपने उतना सीखा नहीं है। जितना आपने सीखा था ना उसी के आधार पे ये काम कैसे करना था बस वो मुझे सिखाना था। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।